तो हाँ जी दोस्तों, तो आप भी क्या मई 2025 के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं? तो उसके लिए तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा स्टूडेंट है जिसने जनवरी 25 में भी अपना अटेम्प्ट दिया था एंड किसी वजह से वो क्लियर नहीं हो पाया और मई 25 में आप रीअपियर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। एक ऐसी चीज जो आपको पक्का से मई 25 का पेपर लिखने से पहले मिस्टेक्स को दोबारा से रिपीट ना करे, तो उसी के रिगार्डिंग एक छोटी सी वीडियो में लेकर के आया हूं। तो आपका जो जनवरी 25 का पेपर था उसके सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दिया है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने यहां पर अपने जनवरी 25 का जो पेपर था उसको निकलवाया होगा, रीवैल्यूएशन करवाया होगा। तो रीवैल्यूएशन के बाद आईसीआई ये सजेस्टेड आंसर लेकर आए ना स्क्रीन। तो सजेस्टेड आंसर यहां पर आईसीआई लेकर के आ गया है। तो ये सजेस्टेड आंसर्स आपके फाइनली आईसीआई की तरफ से अपलोड हो गए हैं एंड मैं कहूंगा ठीक ठाक समय पर आईसीआई की तरफ से सजेस्ट आ गए हैं, बिकॉज अब बच्चों को अपनी जो जनवरी 25 का पेपर है उसकी कॉपीज या वेरीफाइड कॉपीज रिसीव होना स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर जो आपके लिए टुडे है वो क्या, मई 25 का पेपर लिखने से पहले ये जानना बड़ा जरूरी है आपने जनवरी 25 के पेपर में क्या मिस्टेक करी थी। एंड होता क्या है, जब आप पेपर लिख करके आए थे उसके बाद एक गैप आया, रिजल्ट एक गैप के बाद आया, सजेस्टेड उसके गैप के बाद आया, तो आप कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को ना भूल जाते हो कि यार एक बार पुराने पेपर की मिस्टेक को हम एनालाइज कर लें। माइंड में लगता है सब ठीक किया था, कुछ मिस्टेक्स थी, पर इस सजेस्टेड को एक बार आप जरूर पढ़िएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा पेपर में आपसे कहां पर मिस्टेक्स हुई थी एंड वो कौन से एरिया से जहां पर अपने को ज्यादा फोकस करना है। बिकॉज एक सेल्फ रिव्यू थ्रेड आप भी ऑडिट में देखते होगे, तो खुद से तो अगर हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं ज्यादा मिस्टेक्स पता नहीं चलती, पर अब आपका जो वो वेरीफाइड आंसर शीट आई होगी उसके एक एक आंसर को आप अपने इस सजेस्टेड के आंसर से कंपेयर करना, आपको खुद से पता चल जाएगा कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हो। सजेस्टेड जो ये लॉ का मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। बाकी सारे सजेस्टेड भी आईसीआई की वेबसाइट पर अपलोडेड है। तो ये प्रैक्टिस आपको सिर्फ लॉ के लिए नहीं करनी, अपने बाकी पेपर्स के लिए भी करनी है। तो आपने जो भी पेपर जनवरी में लिखा था, अगर उसमें आप एक्सेल नहीं कर पाए, अप टू द मार्क्स आपका स्कोर नहीं आया था, तो सजेस्टेड लेकर के उसका एनालिसिस जरूर करना। सब लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं, वहां से यू कैन एक्सेस दीज। बस एक छोटा सा पॉइंट जो मैं जनवरी 25 के सजेस्टेड में जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, वो एक छोटा सा क्वेश्चन है फॉरेन कंपनी का, बस उसको मैं बताऊंगा, फिर वीडियो को मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। तो इस पेपर में आपका एक फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन आया था। बेटा डिक्टो सेम क्वेश्चन आपकी बुक में पहले से गिवन था, तो जो हमारी सी इंटर की मेन बुक है वहां पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी था, डिक्टो सेम सवाल था, डिक्टो सेम आंसर है, जो यहां पर है वही आंसर आपकी किताब में भी था, बस यहां पर आई है क्लैरिफिकेशन। वो क्लैरिफिकेशन आप ध्यान से सुनिएगा, वो क्लैरिफिकेशन मैं आपको क्लासेस में समझाता था, फाइनली इंस्टीट्यूट ने भी उसके साथ एग्री किया है, तो आई एम वेरी ग्लैड। तो यहां पर आपको बताना है फॉरेन कंपनी क्या होती है। 4 कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी फॉरेन है या नहीं वो अपने को देखना है। पहली कंपनी सिंगापुर वाली कंपनी है, इंडिया में एक मुंबई के एक हॉस्पिटल के लिए डेटाबेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सर्वर सिंगापुर में है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये फॉरेन कंपनी आपकी बिल्कुल हो जाएगी, बिकॉज इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ये काम कर रही है। दूसरी कंपनी के बारे में कहा गया यूएई की कंपनी है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, इंडिया में सिर्फ एजेंट है, ये फॉरेन कंपनी नहीं है। मैंने आपको क्लास में समझाया था कि अगर क्वेश्चन का सिर्फ एजेंट है तो फॉरेन कंपनी नहीं है, पर अगर क्वेश्चन का एजेंट है और इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स ला रहा है, बिजनेस ला रहा है, तो होती है। तो सिर्फ एजेंट है तो यहां पर आप लिखेंगे नो। अगली कंपनी केप टाउन की है, इंडिया में सिर्फ बोर्ड मीटिंग हेल्ड कर रही है, ये भी फॉरेन कंपनी नहीं। बस ये जो लास्ट इसका कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन था, यहां पर हमेशा चलता था डिबेट क्यों, कंपनी जर्मनी की है एंड इंडियंस उसमें 49% के शेयर होल्ड करे हुए हैं। अब मैंने आपको क्लास में क्या समझाया था बेटा, मैंने समझाया था ये कंपनी कायदे से फॉरेन कंपनी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस कंपनी के प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया कि इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है नहीं है, इट इज नॉट टेलिंग अस। तो क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया तो है, पर ये फॉरेन कंपनी यहां पर नहीं है। पर यहां पर जो आईसीआई आंसर देता है, और मैंने भी आपको बुक में वो आंसर दिया था, आईसीआई इसका आंसर देता है सेक्शन 379 के एनालिसिस के हिसाब से। एंड वो आंसर देते क्या कहते थे बेटा, क्योंकि इंडियंस का यहां पर 50% या उससे ज्यादा पैसा नहीं लगा हुआ, तो 379 कहता है अगर किसी बाहर वाली कंपनी में इंडियंस का 50% पैसा लगा हुआ है तो उसके इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस पर इंडियन कंपनीज की तरह ही लॉ लगता है। तो आईसीआई ने इस सेक्शन को बड़े क्लमजी वे में एनालाइज करके अपने पुराने सजेस्टेड में दिया था, कैसे, क्योंकि इंडियंस का 50% पैसा नहीं लगा तो इस पर हमारा लॉ इंडियन कंपनी जैसे तो लगेगा नहीं, इसलिए ये फॉरेन कंपनी हो जाएगी। ये आंसर किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था, पर मैं कहता था बेटा पेपर में आ जाए तो लिख देना। एंड आप मेरे से पूछते थे सर अगर आईसीआई ने अपना आंसर बदल दिया फिर क्या होगा, तो मैं जवाब नहीं दे पाता था। आज मैं बिल्कुल जवाब दे सकता हूं, बिकॉज इस सजेस्टेड में आईसीआई ने इस केस 4 के अंदर क्या कहा कि इस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी नहीं मानेंगे, बिकॉज इसका इंडिया में कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस की कोई जानकारी दी ही नहीं गई। तो ये सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन कंपनी नहीं है। डिक्टो सेम आंसर फाइनली आईसीआई ने यहां पर दे दिया। आई एम वेरी ग्लैड। पर खुद के रिस्क को कवर करने के लिए, बिकॉज पुराने सजेस्टेड में आंसर ऐसा नहीं था, यहां पर आईसीआई ने साथ में सजेस्टेड में ऑल्टरनेट आंसर भी दिया है कि किसी बच्चे ने अगर 379 के हिसाब से यह लिखा है कि इंडियंस का 50% पैसा इसमें इन्वेस्टेड नहीं है, तो इसलिए इंडियन कंपनी नहीं है, तो आप इसको फॉरेन ट्रीट कर सकते हो। अगर कोई बच्चा अभी भी वो आंसर लिखकर आया था, उसका आंसर भी यहां पर ठीक हो जाएगा।
अब आपका आंसर ठीक हुआ था नहीं हुआ था वो तो आपकी कॉपी का एनालिसिस करके आपको पता चल जाएगा, बट फाइनली आईसीएआई ने अपना ये आंसर दिया है। सर आगे से अगर डिट्टो सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, मैं कहूंगा बेटा ये पहली इंटरप्रिटेशन के साथ जाना, बिकॉज यही इंटरप्रिटेशन ठीक है, तो दिस इज द राइट इंटरप्रिटेशन, यही इसका सही आंसर होना चाहिए। आज से पहले आईसीआई ये आंसर फॉलो करता था, बट फाइनली दोनों अल्टरनेटिव आंसर आए हैं, तो आज के बाद आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि उसके प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में आपको कुछ बताया ही नहीं गया। तो बस ये क्वेश्चन पर छोटा सा अपडेट आपके लिए था, बाकी इस पेपर के जितने भी सजेस्टेड है वहां से आप एनालिसिस कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं आनी चाहिए। तो प्लीज अपने जनवरी के पेपर जो आपने एक्सट्रैक्ट करवाया होगा उसको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के सजेस्टेड आंसर से आप जरूर कंपेयर करना, ताकि आपको आपकी मिस्टेक्स पता चल पाए और वो मिस्टेक्स हम फिर बाद में रिपीट ना करें। बाकी आप लोग भी मुझे अपने पेपर्स भेजते हैं एनालिसिस के लिए, बेटा हर समय तो मैं उस पर समय डिवोट नहीं कर पाता, तो अगर आप में से किसी बच्चे को कभी मेरा किसी पॉइंट पर इनपुट चाहिए, वैसे तो सजेस्टेड से एनालिसिस करने के बाद यू कैन डू इट। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप मेरे से आकर लक्ष्मी नगर मिल सकते हैं, लक्ष्मी नगर में आप मेरे से मिल सकते हैं लगभग 2:30 बजे। तो लगभग 2:30 का मतलब 2:30 बजे तक आप लक्ष्मी नगर पहुंच जाना, तो डेली बेसिस पर 2:30 से लगभग 15-20 मिनट मैं यहां पर आपके लिए डेफिनेटली अवेलेबल रहूंगा। तो अगर आपको लगता है कि सर मेरे से किसी पॉइंट पर आपको डिस्कशन करना है, तो लक्ष्मी नगर आकर आपको मिलना पड़ेगा। डिजिटली तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं सबकी कॉपीज को ऐसे एनालाइज कर पाऊं, तो आप लक्ष्मी नगर आइए, 2:30 बजे मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। तो आज अगर मैं बात करूं ट्यूसडे या 1 अप्रैल से लेकर, चलो हम कुछ डेज भी फिक्स कर देते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल, 3 दिन ही है हमारे पास है, 3 दिन आप 2:30 बजे के आसपास आइए। नेक्स्ट 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे आई विल बी डिवोटिंग दैट। अगर आपको किसी भी आंसर शीट के ऊपर मेरी हेल्प चाहिए तो वो आप यहां पर लेकर के आ सकते हैं। बाकी खुद से एक बार सजेस्टेड को एनालाइज करना, नॉट ओनली ऑफ लॉ फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, जिससे आपको आपकी मिस्टेक्स का पता चले। विद दिस आई विल बी विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस, एंड May 25 में ये मिस्टेक्स रिपीट हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, एंड May 25 का पेपर हमारा एक्सेल हो बढ़िया नंबर से, यही मेरे आपके लिए आशा रहेगी। चलिए गाइस, विशिंग यू ऑल द सक्सेस।